जिसके बाद हमें नेक्स्ट हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम जे के फादर को देखते हैं जो कि बेड के ऊपर लेटे हुए होते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जे के फादर के पास कोई पर्सन मौजूद होता है जो कि असलियत में जे का बॉस है, जो कि इस वक्त जे से कॉल पर बात कर रहा होता है। अब तुम कैसे हो, क्या तुम रिकवर हो चुके हो? तो जे बोल रहा होता है, बॉस मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप इस वक्त कहाँ पर हो, क्या आपने खाना खा लिया? तो वो बॉस बोल रहा होता है, हाँ तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस वक्त मैं तुम्हारे फादर के पास हूँ। वो इस वक्त रेस्ट कर रहे हैं और मैं भी अब घर वापस जा रहा हूँ। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि इस रूम के अंदर कोई पर्सन एंटर होता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सायरम का अंकल जैक है। और इस वक्त उस बॉस ने भी अपने फोन को कट कर दिया होता है। और इसी के साथ जैक बोलता है, तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, तुम कैसे हो? तो वो बॉस बोलता है, क्यों ना हम इस हॉस्पिटल से बाहर चलकर बात करें, क्योंकि यहाँ पर एक पेशेंट मौजूद है और वो पेशेंट इस वक्त रेस्ट कर रहा है और मैं नहीं चाहता कि वो पर्सन अपनी नींद में से उठ जाए। तो जैक बोलता है, हम यहाँ पर भी आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, हमें बाहर जाने की जरूरत क्यों है? और इसी के साथ हमें जैक के बारे में बताया जाता है, यूसियोंग की टीम के मेंबर्स जिन्हें सबसे ज्यादा पावरफुल माना जाता था और वो तमाम मेंबर्स ही वर्ल्ड के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट 10 हंटर्स में से एक थे। और इसी के साथ हमें जैक के बारे में बताया जाता है कि जैक टॉप हंटर्स की रैंकिंग में 7th रैंक पर है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो बॉस चलते हुए जैक के पास आ रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उसे इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उसने अपने मोबाइल को भी तोड़ दिया होता है। और इसी वक्त वो बॉस जैक के पास आकर उसे गाली देते हुए बोलता है, मुझे इस वक्त तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं अपने गुस्से को हॉस्पिटल में नहीं निकालना चाहता, तो इसीलिए अभी और इसी वक्त यहाँ से बाहर चलो। और इसी के साथ हमें इस बॉस के बारे में बताया जाता है जिसका नाम जहवान है, जो कि हंटर्स की रैंकिंग में 5th नंबर पर है। लेकिन अब से बहुत साल पहले ही जहवान ने अपने हंटर की जॉब से रिटायरमेंट ले ली थी। जिसके बाद हमें दोबारा से उसी चेयरमैन की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है और जे और सायरम दोनों ही इस बिल्डिंग में से बाहर आ गए होते हैं। और इसी के साथ सायरम जे से बोल रही होती है, वो ब्लैक वैक्स जिसकी तुम लोग बात कर रहे थे वो तो वही मटेरियल है ना जो हमें रॉयल जेली के साथ मिला था, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अब तुमने डायरेक्ट मेरा नाम लगा दिया कि वो मेरे पास है। तो जे बोल रहा होता है, अच्छा सॉरी यार, मैं आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा और अगर मुझे कुछ भी ऐसा करना हुआ तो मैं तुम्हें पहले ही इस बारे में बता दूंगा। तो सायरम भी इसके लिए मान जाती है और वो बोल रही होती है, अच्छा ये बताओ क्या अब तुम कहीं पर जाने वाले हो या फिर मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? लेकिन इसी के साथ जे अपने अंकल को मैसेज कर रहा होता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या वो अभी भी हॉस्पिटल में मौजूद है और उन्होंने खाना खाया है या नहीं। अगर उन्होंने खाना नहीं खाया तो वो उसके लिए खाना लेकर आ रहा है। लेकिन इसी के साथ हम सायरम को देखते हैं जिसे उसके अंकल की कॉल आती है और वो जी से बोलती है, जे जरा तुम यहीं पर रुको, मुझे मेरे अंकल की कॉल आ रही है, मैं अभी आई। और इसी वक्त हम देखते हैं कि वो चेयरमैन उस बिल्डिंग में से बाहर आ गया होता है और वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर अकेले ही खड़े हो, क्या मिस सायरम यहाँ से जा चुकी है? तो जे बोलता है, अरे नहीं, वो बस एक कॉल को पिक करने के लिए गई है, क्या आपको उनसे कुछ बात करनी थी? तो चेयरमैन बोलता है, अरे नहीं, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही थोड़ी पर्सनल बातें करना चाहता था। जिसके बाद वो चेयरमैन बोलता है, जी असल तुम्हें बताना चाहता था, वो स्किल जो तुमने आज गयून से लर्न की है उसका नाम फ्लैश है और उसे मैंने नहीं बल्कि मेरे बड़े भाई यानी कि गयून के फादर ने क्रिएट किया था और उन्होंने मुझे ये टेक्निक सिखाई थी। जिसके बाद अब मैंने गयून को ये टेक्निक सिखाई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई पर्सन इतनी आसानी से इस टेक्निक को सिर्फ देखने से ही मास्टर कर सकता है। तो ये बात सुनकर जे फौरन से चेयरमैन से माफी मांगता है और वो बोलता है, सर प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, मैंने इस टेक्निक को आपके बिना प्रॉब्लम के ही सीख लिया, अगर आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस टेक्निक को कभी भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। तो ये बात सुनकर वो चेयरमैन बोलता है, अरे नहीं जी, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है और मुझे तुम्हारे इस टेक्निक को लर्न करने से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स के ऊपर किसी भी पर्सन का हक नहीं है और तुमने इस स्किल के कोई कॉपीराइट चोरी नहीं किए हैं, तुमने बस एक पर्सन को अपनी टेक्निक को यूज करते हुए देखकर इस टेक्निक को लर्न किया है। वैसे मुझे ये बताओ, क्या ये टेक्निक सच में इतनी ज्यादा आसान है कि तुमने इसे सिर्फ एक बार देखने से ही सीख लिया? ये बात सुनकर जी बोलता है, अरे नहीं सर, ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा मुश्किल थी, सच बताऊं तो इतनी मुश्किल टेक्निक मैंने आज तक नहीं देखी। तो चेयरमैन हंसते हुए बोल रहा होता है, क्या सच में? इसके बाद वो चेयरमैन बोलता है, जे मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता था, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टैलेंट है। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो और तुम गयून को नहीं हरा सकते, लेकिन मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम गयून के साथ फाइट करते दौरान उसकी टेक्निक को ही मास्टर कर लोगे और तुम इतनी आसानी से उसे टक्कर दे पाओगे। और मुझे नहीं पता कि आखिर तुम्हारे पास ये किस तरह का टैलेंट है, लेकिन जे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, आगे फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा ऐसे लोग होंगे जो तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करेंगे और तुम्हें बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन उनसे भी ज्यादा वो लोग होंगे जिन्हें तुम्हारे इस टैलेंट को देखने के बाद तुमसे बहुत ही ज्यादा जेलसी होगी और वो किसी भी कीमत पर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे और उस वक्त तुम्हारा ये टैलेंट तुम्हारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, सर क्या आप ये कहना चाहते हो कि मुझे अपने इस टैलेंट को लोगों से छुपाना होगा? तो चेयरमैन
चेयरमैन बोलता है, अरे नहीं, तुम्हें इस टैलेंट को लोगों से छुपाने की जरूरत नहीं है। ऐसा टैलेंट लाखों लोगों में सिर्फ एक के पास होता है, और आखिर इसे छुपाने की जरूरत क्यों है? ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, सर अगर मुझे मेरे टैलेंट को छुपाना नहीं है तो फिर मुझे क्या करना है? तो वह चेयरमैन जे से बोलता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा खास है और ये तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनने में ज्यादा हेल्प करेगा, लेकिन इस टैलेंट के साथ तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी में थोड़ा सा चेंज लाना होगा, और वो कोई इतना बड़ा चेंज नहीं है, वो एक बहुत ही छोटा सा चेंज है। और क्या तुम्हें याद है अभी जब मैंने तुमसे बोला था कि तुमने हमारी स्किल को लर्न कर लिया है, तो तुमने फौरन से मुझसे अपोलोगाइज की और तुमने बोला कि तुम इस टेक्निक को कभी भी यूज नहीं करोगे। लेकिन जे तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम्हें मेरी आंखों में आंखें डालकर देखना चाहिए था, और तुम्हारी आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होना चाहिए था कि तुम्हारा खौफ मेरे दिल के अंदर बैठ जाता। और यही चीज अब तुम्हें ठीक करनी है कि अगर कभी भी कोई पर्सन तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश करे तो तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज और तुम्हारे कॉन्फिडेंस में इतनी ज्यादा पावर होनी चाहिए कि तुम्हारा खौफ सामने वाले इंसान के दिल में उतर जाए और वो कभी भी तुम्हें अप्रोच करने की कोशिश ना करे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मेरी भतीजी है, और अब तो तुम उससे मिल भी चुके हो, तो तुम्हें इस चीज का अंदाजा हो ही गया होगा कि गयोन किस तरह की पर्सन है। गयोन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस है, लेकिन वो कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं हुई, लेकिन वो जानती है कि उसे अपने सामने वाले पर्सन को किस तरह से नीचा दिखाना है। और यही रीजन है कोई भी पर्सन उसे अप्रोच करने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि सभी के दिलों में गयोन के लिए एक अलग ही खौफ मौजूद है। लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सायरम भागती हुई आ गई होती है और वो बुरी होती है, जे मेरे अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं, उन्होंने बोला है कि एक छोटा सा इशू हो गया है। ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो आकर सायरम से उसके मोबाइल को ले लेता है, और इसी के साथ सायरम का अंकल जिससे बुरा होता है, जे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है, क्या तुम अपने डंजन वाले एरिया पर आ सकते हो? तो जे बोलता है, सर आखिर हुआ क्या है, क्या सब कुछ ठीक है? लेकिन जैक जे को कुछ ऐसा बताता है कि जे काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोलता है, व्हाट, आखिर ये सब कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना? इसके बाद हमें नेक्स्ट एरिया का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे का बॉस अपने स्मगलर वाली मीटिंग्स को अटेंड करता है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर जे के साथ सायरम भी आ चुकी होती है, और सायरम जे से पूछ रही होती है आखिर ये किस तरह की जगह है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तो जे बता रहा होता है, यहाँ पर कुछ एंट्रेंस मौजूद है जिनके जरिए हम डंजन एरियाज में जा सकते हैं, यानी कि तुम ऐसा कह सकती हो कि यहाँ पर उन डंजन्स के पोर्टल्स मौजूद हैं। लेकिन इसी वक्त जे कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके सामने ही जैक और उसका साथी खड़ा होता है, लेकिन इन दोनों की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है। और इसी के साथ जैक बोलता है, वो अंदर मौजूद है, मैंने उसे बोला भी है कि मैं उसे घर ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल करके यहाँ पे बुलाया है। ये सुनकर जे सोच रहा होता है, आखिर इन दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? क्या ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं? और इसी के साथ ये बोल रहा होता है, आखिर आप दोनों के दरमियान में हुआ क्या है? क्या यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है? लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर उस बॉडी बिल्डर को देखते हैं जो कि जे से बोल रहा होता है, लड़के क्या तुम जानते हो, तुम हमारी अटैक स्क्वाड के अंदर बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो। जब से मैंने सभी लोगों को ये बताया है कि तुमने जैक के फेस पर एक हिट लगाई थी और तुमने जैक को इंजर्ड कर दिया। तो ये बात सुनकर जे तो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो लड़का बोल रहा होता है, हमारी स्क्वाड के जो कैप्टन है वो तुमसे मिलना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कभी टाइम हो तो हमारी स्क्वाड में जरूर आना। लेकिन इसी के साथ जैक वहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, मुझे लगता है अब हमें यहाँ पर और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सायरम भी जैक के साथ यहाँ से जा रही होती है, जिसके बाद हम जे को देखते हैं जो कि इस डंजन के गेट को ओपन करके इस डंजन के अंदर आ चुका होता है। और इसी के साथ वो बोलता है, जब मुझे कॉल की गई थी मुझे लगा था कि आप बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हैं, लेकिन आप तो बिल्कुल ठीक हैं, तो आखिर आप यहाँ से वापस क्यों नहीं गए? लेकिन इसी के साथ वो बॉस बोलता है, मैं देखने में तुम्हें इंजर्ड नहीं लग रहा हूँ, लेकिन सच बात तो यह है मेरी कंडीशन इस वक्त काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि मेरी प्राइड अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है, क्योंकि मेरी बॉडी की फिजिकल कंडीशन वैसी नहीं है जैसी मैं आज से कई साल पहले था। और मुझे ये भी नहीं लगा था कि वो कमीना यहाँ पर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ एक और लड़का भी मौजूद है। और इसी के साथ वो बोलता है, हे जे तुम्हारे पास क्या लाइटर मौजूद है? तो जे बोलता है, बॉस आपको पता तो है मैं सिगरेट नहीं पीता, तो आप मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो? तो वो बॉस बोलता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, वहाँ पर नीचे जाओ और जाकर मेरे लिए थोड़ी सी आग लेकर आओ। लेकिन इसी के साथ जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, क्योंकि वो देखता है कि इस जगह पर जो पूरी डंजन होती है के अंदर बहुत ही बड़े बड़े गड्ढे मौजूद होते हैं। और इस जगह को देखने के बाद जे को इस चीज का अंदाजा हो चुका होता है कि इस जगह पर इन लोगों की एक बहुत ही बड़ी फाइट हुई है। और इसी के साथ जे इस वक्त काफी ज्यादा शॉक में होता है और वो बुरा होता है, आखिर तुम दोनों में यहाँ पर कितनी बड़ी फाइट हुई है? तो वो बॉस बुरा होता है, मैं तो उस कमीने को आज जलाकर राख बनाने वाला था, लेकिन उसके साथ वो जो लड़का मौजूद था उसकी डिफेंसिव पावर बहुत ही ज्यादा है और उसने मेरे तमाम अटैक से ही जैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर लिया। जिसके बाद जे अपने बॉस से बोल रहा होता है, सर असल में कुछ ऐसा है जो मुझे भी आपको बताना है। तो वो बॉस बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है क्या मैं कोई बच्चा हूँ जिसे इतनी छोटी सी बात का पता नहीं होगा? मैं जानता हूँ कि तुम वाई हाई स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हो और इसीलिए तुम अपने इंट्रेंस एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो। मुझे इस चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जब चाहो तब अपने स्कूल को ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन जे मुझे लगता है उससे पहले मुझे तुम्हें एक चीज सिखानी
होगी। तो जे बोलता है सर आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हो, आप मुझे क्या सिखाना चाहते हो। तो वो बॉस बोलता है तुम्हारे पास एक चीज की बहुत ही ज्यादा कमी है और वो है मैजिक। अब से मैं तुम्हें मैजिक की ट्रेनिंग देने वाला हूँ जिससे तुम्हारी स्ट्रेंथ दूसरे लोगों से बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो ये बात सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है, लेकिन इसी वक्त उस बॉस को चक्कर आता है जिसकी वजह से वो गिरने वाला होता है। लेकिन इसी वजह जे उसे संभाल लेता है और वो बोलता है अंकल आपने इतने टाइम से अपनी पावर को यूज नहीं किया था, लेकिन आज अचानक से आपने अपनी बॉडी को बहुत ही ज्यादा पुश कर दिया है। और इसी साथ हमें पता चलता है कि ये बॉस और कोई नहीं बल्कि जे का अंकल है। और इसी साथ हमें जे के अंकल जहवान की एक प्रीवियस मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ पर जे के फादर किसी पर्सन से बोल रहे होते हैं मुझे घर पर अपने लिए कॉफी बनाना काफी ज्यादा पसंद है और मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आए हो। आज मैं तुम्हें अपने हाथों से कॉफी बनाकर पिलाऊंगा। और हमें दिखाया जाता है कि यूसियोंग के सामने और कोई नहीं बल्कि जहवान बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है ब्रदर आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, आखिर तुमने इतनी जल्दी रिटायरमेंट क्यों ले ली। तुम्हें सब लोगों को इस बारे में बताना चाहिए था कि सब चीजों के पीछे तुम्हारा हाथ नहीं था बल्कि ये सब लोगों की साजिश है जिन्होंने तुम्हें इस सब में फंसाया है। तो यूसियोंग बोल रहा होता है अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो कोई भी पर्सन मेरा भरोसा नहीं करेगा क्योंकि उन लोगों के पास मेरे खिलाफ सबूत मौजूद है और इसलिए मैंने सोचा कि मुझे रिटायर होकर घर पर ही रहना चाहिए। तो ये बात सुनकर जहान को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है ब्रदर वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये ह्यूमंस सच में बहुत ही ज्यादा इडियट्स हैं। उन्हें इस चीज का पता भी नहीं है कि सिर्फ तुम ही एक ऐसे पर्सन हो जिसकी वजह से ये अर्थ अभी तक बची हुई है, क्योंकि अगर तुम नहीं होते तो ड्रैगन ने कब का इस पूरी अर्थ को ही डिस्ट्रॉय कर दिया होता। और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया होता है और वो बुरा होता है और सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस अर्थ को बचाने के लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन फिर भी लोगों को तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और उन्हें सिर्फ ये लगता है कि तुम्हारी वजह से लोगों की जाने गई हैं और तुम काफी टाइम से बहुत ही ज्यादा क्राइम्स कर रहे हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि ये सब कुछ झूठ है और एक दिन मैं इस सब को साबित करके रहूंगा। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है कि रूम के अंदर जे आ गया होता है जिसे देखकर यूसियोंग बोलता है मेरे प्यारे बेटे क्या तुम खड़े हो गए, इनसे मिलो, ये तुम्हारे अंकल है, इनका नाम जहवान है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जे भी अपने अंकल को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है मेरा नाम जे है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन हम देखते हैं कि जहवान तो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोलता है क्या ये तुम्हारा बेटा है। लेकिन इस वक्त यूसियोंग जे को कमरे से बाहर भेज देता है और वो बोलता है तुम बाहर जाकर खेलो, मैं जल्दी ही बाहर आ रहा हूँ और मैं और अंकल हम दोनों तुम्हारे साथ खेलेंगे। तो ये बात सुनकर जे भी हंसता हुआ इस कमरे से बाहर चला जाता है और इसी के साथ जहवान यूसियोंग को ऊपर चिल्लाते हुए उससे बुरा होता है क्या ये सचमुच तुम्हारा बेटा है, आखिर तुमने इस बारे में मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया, और अगर सचमुच ये तुम्हारा बेटा है तो तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर यूसियोंग बुरा होता है ये एक बहुत ही ज्यादा लंबी कहानी है, मैं तुम्हें इसे आराम से बैठकर सुनाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे एक प्रॉमिस करो, अगर कभी भी मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम्हें मेरे बेटे को प्रोटेक्ट करना होगा और तुम कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ोगे। तो ये बात सुनकर जहवान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसे कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जहवान को होश आ गया होता है और वो बोलता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। तो जे बोलता है ऑफ कोर्स हम लोग अपने घर में हैं, आप कल रात से बेहोश हो और आपको अभी होश आया है और इस वक्त मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और इसी के साथ जहवान अपने तमाम जख्मों को देख रहा होता है जो कि अब हील हो चुके होते हैं और जहवान बोल रहा होता है मेरी पूरी बॉडी हील हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जैक को मुझे हील करने दिया, अगर तुमने ऐसा किया है तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। तो जे बोलता है अरे नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, क्या आप भूल गए हो आपने मुझे एक रिकवरी इंजेक्शन दिया था, मैंने उसे ही इस्तेमाल किया है। तो ये सुनकर जहवान काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है व्हाट, वो इंजेक्शन तुम्हारे पास अभी तक मौजूद है। और इसी के साथ हमें कुछ सालों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जहवान ने जे को एक इंजेक्शन दिया था जो कि एक रिकवरी इंजेक्शन है और जे बुरा होता है अंकल आखिर आपने मुझे ये सिरंज क्यों दी है, आप जानते हो मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं इसे अपनी बॉडी को प्रयोग नहीं करूंगा। तो जहवान बुरा होता है इडियट, तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है और ये कोई मामूली सिरंज नहीं है, इसके अंदर जो इंजेक्शन है ये एक रिकवरी मेडिसिन है जो कि बहुत ही तेजी से इंसान की बॉडी को रिकवर कर देता है। अगर कभी भी तुम किसी डेंजर सिचुएशन में फंस जाओ या फिर कभी भी तुम इंजर्ड हो जाओ तो तुम इसे इस्तेमाल करके फौरन से अपनी बॉडी को रिकवर कर सकते हो। लेकिन जी मैं तुमसे फिर से पूछना चाहता हूँ क्या तुम सच में एक स्मगलर के काम करना चाहते हो, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भी दूसरे स्टूडेंट्स की तरह जाकर सिर्फ अपने स्कूल को अटेंड करना चाहिए। लेकिन ये बोलता है अंकल मैं जानता हूँ आपको मेरी बहुत ही ज्यादा फिक्र है, लेकिन मैं भी खुद को अपने फादर की तरह स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता हूँ। तो ये बात सुनकर जहवान हंसते हुए बोलता है इतनी ज्यादा फिक्र मत करो क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारे फादर का ब्लड है और एक दिन तुम उनके जितने ही पावरफुल बनकर रहोगे। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जे का अंकल बोल रहा होता है मुझे तो लगा था कि तुम एक बहुत ही बड़े इडियट हो, इसलिए तुमने बहुत ही पहले इस रिकवरी पोशन को ब्लैक मार्केट में बेच दिया होगा, लेकिन तुमने इसे अभी तक बचाया हुआ है। तो जे बोल रहा होता है वेल मुझे लगा था कि हो सकता है कि ये कभी मेरे काम आ जाए, लेकिन मैं जानता नहीं था कि मुझे इसे आपके ऊपर यूज करना होगा। और इसी के साथ जहवान बोल रहा होता है जे तुम इस रिकवरी पोशन को अपने लिए इस्तेमाल कर
सकते थे, लेकिन तुमने इसे मेरे ऊपर यूज क्यों किया है? तो ये बुरा होता है। आखिर ये आप क्या कह रहे हो? आपने बचपन से ही मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा है और मैं ये बात जानता हूँ कि भले ही मैं अपने फादर के हॉस्पिटल के बिल्स को पे कर रहा था, लेकिन आप पहले ही मेरे फादर के हाफ बिल को पे कर दिया करते थे और आप डॉक्टर्स को भी इस बारे में बता देते थे कि वो मुझे इस बारे में ना बताएं कि आपने मेरे फादर के हाफ बिल को पहले ही पे कर दिया है। तो क्या मैं आपके लिए इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकता? ये बात सुनकर जेवान काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, क्योंकि उसने कभी भी जे को इस सब के बारे में नहीं बताया था कि वो उसके फादर्स के बिल को हमेशा टाइम पर ही पे कर देता है, ताकि जे को ज्यादा परेशान होने ना पड़े और वो अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस कर सके। और इसी के साथ जे बोलता है, वेल मैं कभी भी ये समझ नहीं पाया कि आखिर आपने अपनी जॉब से रिटायरमेंट क्यों ले ली थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हंटर थे, लेकिन आपने एक बहुत ही यंग एज में अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, लेकिन आपने मुझे कभी भी इस चीज का रीजन नहीं बताया। तो जहवान जे के पास आ गया होता है और इसी के साथ जे जहवान को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और हमें दिखाया जाता है जहवान की बॉडी में से इस वक्त बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑनर रिलीज हो रहा होता है और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में बोलता है। इसका रीजन ये था कि मुझे इस वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा नफरत हो गई है, इसीलिए मैंने अपने हंटर की जॉब से रिजाइन दे दिया। जहवान जे को बताता है, तुम्हारे फादर एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हंटर थे, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज्यादा लोगों ने तुम्हारे फादर के ऊपर बहुत ही ज्यादा क्राइम्स के इल्जाम लगाना स्टार्ट कर दिए और ये सब कुछ जिन लोगों ने किया था वो कोई नॉर्मल ह्यूमंस नहीं थे, बल्कि वो लोग ड्रैगन्स, और सभी लोगों के सामने इन ड्रैगन्स ने ये चीज साबित कर दी कि तुम्हारे फादर सचमुच में एक क्रिमिनल है और उन्होंने आज तक बहुत ही ज्यादा क्राइम्स किए हैं। और उस वक्त वो लोग जो कि यूसियोंग के साथी थे, उनमें से एक पर्सन जैक भी था और जैक ये चीज जानता था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ गलत है, लेकिन जैक कभी भी यूसियोंग की या फिर जहवान की हेल्प नहीं और वो हमेशा ही इन चीजों से पीछे रहा। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जहवान एक नोट के ऊपर कुछ चीज लिख रहा होता है और वो बुरा होता है, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम एक हंटर बनो, लेकिन हंटर बनने का फैसला तुम्हारा था और मैं अब और ज्यादा तुम्हें इस चीज से मना नहीं करने वाला। और इसी के साथ वो उस नोट के ऊपर एक अकाउंट नंबर को लिख देता है और इसी के साथ जहवान इस नोट को जे को देते हुए बोलता है, ये जो अकाउंट नंबर मैंने लिखा है ये मैंने तुम्हारे ही नाम पर बनाया था। आज तक तुमने जितने भी स्मगलिंग के ऑर्डर्स को डील किया है उसके बदले में हमें डीलर्स से जितने भी पैसे दिए जाते थे मैंने तुम्हें उनमें से काफी कम हिस्सा दिया है और बाकी सभी पैसे इस अकाउंट के अंदर मौजूद हैं और इस अकाउंट के अंदर मैंने भी अपने काफी ज्यादा पैसों को ट्रांसफर कर दिया है और इन सभी को मैंने इसलिए जमा करके रखा था ताकि फ्यूचर में तुम्हारे काम आ सके। और क्योंकि अब तुम एक हंटर बनना चाहते हो तो इन पैसों की तुम्हें बहुत ही ज्यादा जरूरत होगी। लेकिन ये सब चीजें सुनकर जे काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, लेकिन आखिर आप अपने पैसों को मुझे क्यों देना चाहते हो? तो जवान बुरा होता है, ये पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं है, इसे तुम जैसे चाहो इन्हें वैसे यूज कर सकते हो, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा पैसे आ गए हैं तो तुम अय्याशियां करना स्टार्ट कर दो। इन पैसों को सही जगह पर ही यूज करना। और इसी के साथ जवान वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन इसी वक्त जे बोलता है, मैं चाहता हूँ आप नहीं चाहते थे कि मैं एक हंटर बनूं, लेकिन अब जब मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक हंटर बनना चाहता हूँ तो आपने मुझे फौरन से इसकी परमिशन दे दी है, क्या अब आप इसके अंगेस्ट नहीं है? तो ये बस इनका जवान वहीं पर रुक जाता है और वो बोलता है, क्या तुम जानते हो मैं कभी नहीं चाहता था कि तुम एक स्मगलर बनो और मैं जानता था कि तुम्हारे अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल टैलेंट है जिसे मैं ज्यादा टाइम तक सभी लोगों से छुपा नहीं पाऊंगा, और इसलिए अब मुझे लगता है कि तुम्हारा टाइम आ चुका है कि तुम अपने फैसले खुद कर सकते हो, इसलिए अब तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल करता है और मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगा। और इसी के साथ जवान यहाँ से चला जाता है, जिसके बाद हमें नेक्स्ट एक डेंजर टाइप एरिया का सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ हमें यहाँ पर उस लड़की को दिखाया जाता है जिसने सिटी के अंदर उस मॉन्स्टर्स वाले ट्रक को छोड़ दिया था। और इसी के साथ वो लड़की बोल रही होती है, हम लोग जब भी मुलाकात करते हैं तो तुम लोग इसी तरह की बेकार जगह को चूज करते हो, हम लोगों के पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो क्या तुम लोग मीटिंग के लिए किसी होटल को बुक नहीं कर सकते? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि सामने ही कोई पर्सन बैठा हुआ होता है जो कि ग्रीट कर रहा होता है और वो बुरा होता है। हम जितनी भी मीटिंग्स करते हैं उनमें से कुछ ही मीटिंग्स होती हैं जिनके अंदर तुम मौजूद होती हो और वहाँ पर भी तुम कंप्लेन कर रही होती हो। देवासन वो लड़की इस पर्सन को डांट मारते हुए बोलती है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा साथी कहाँ पर है? वो जब भी तुम्हारे साथ होता है मुझे लगता है वो तुम्हारा बेबी सीटर है जो हमेशा अपने बच्चे का ख्याल कर रहा होता है, और अक्सर तो मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारा मालिक है और तुम उसके कुत्ते हो। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? और हम देखते हैं कि उस पर्सन को ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है, तुम जब भी बोलती हो बकवास ही करती हो, क्या तुम खामोश नहीं रह सकते? तो ये बात सुनकर लड़की हंसना स्टार्ट कर देती है और वो बुरी होती है, अरे जरा देखो तो इस लिटिल पप्पी को कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम तो सचमुच एक पप्पी की तरह एक्ट कर रहे हो। तो ये बात सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बुरा होता है, तुम बहुत ही ज्यादा बोलती हो, मैं तुम्हारे मुंह में से तुम्हारी जबान को ही निकाल दूंगा। और इसी के साथ वो पर्सन यहाँ पर अपना ऑरा रिलीज कर रहा होता है और इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की ने भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बुरी होती है, क्या सच में? इससे पहले कि तुम मुझे टच करो मैं तुम्हारे हाथों को ही कट कर दूंगी। और हम देखते हैं कि ये दोनों फाइट करने वाले होते हैं, लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जो कि इन दोनों को ही रोक देता है। और इसी के साथ वो पर्सन बोलता है, आयरन टैन, तुम जानते हो कि हरन हमेशा ही सब लोगों से मजाक करती रहती है, तुम हमेशा उसके मजाक को इतना ज्यादा सीरियस क्यों ले लेते हो? ये बात सुनकर वो पर्सन बुरा होता है, ठीक है मैं समझ गया,
मैं ही स्टूपिड था जिसने इस पागल औरत से पंगा लिया। तो वह सुनकर वो लड़की बोल रही होती है ये हुई ना बात। इसी के साथ वो बोलती है मैंने तुम्हें कितनी ज्यादा कॉल्स की लेकिन तुमने मेरी एक कॉल को भी पिक नहीं किया। वह सुनकर वो पर्सन रोना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं उस पर्सन की आंखों में से आंसू निकल रहे होते हैं जिसे वो रुमाल के साथ साफ कर रहा होता है और वो बुरा होता है। इस चीज में बात क्या करनी थी, हमारा जो प्लान था वो तो खत्म हो गया था। और क्या तुम भूल गए हो तुमने शर्त लगाई थी कि 100 लोग तो पक्का मरेंगे, लेकिन मुझे पता है कि 10 लोगों से ज्यादा कोई भी नहीं मरा। वह सुनकर लड़की बोल रही होती है अरे हाँ ये बात तो मैं भी जानती हूँ, मैं ये कैसे बोल सकती हूँ। जिसके बाद आयरन टैंक बोल रहा होता है हमारा प्लान ये था कि वो मॉन्स्टर्स वहाँ पर टोटल 100 पीपल से भी ज्यादा लोगों को किल कर देंगे, लेकिन पता नहीं कहाँ से अचानक वहाँ पर 2 लड़के आ गए जिन्होंने इन मॉन्स्टर्स को संभाल लिया और उनकी वजह से हमारा प्लान भी बर्बाद हो गया। दोस्तों अभी के लिए हमें यहाँ पर इस पर्सन के बारे में नहीं बताया गया है, तो मैं इसे बॉस ही बुलाऊंगा। तो वो बॉस बुरा होता है ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है, लेकिन न्यूज में ये बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि सिटी के अंदर उन मॉन्स्टर्स में से एक 5 स्टार का मॉन्स्टर भी था और वो लोग जो उन मॉन्स्टर्स के हाथों से मारे गए थे उनकी फैमिली वालों को भी बहुत ही ज्यादा बड़ी अमाउंट दे दी गई है ताकि वो लोग मीडिया के सामने कुछ भी ना बोल पाए। और यही रीजन है कि हमारा प्लान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। और इसी के साथ वो बॉस बोलता है अच्छा ये सब कुछ तो ठीक है, हमारा वो वॉरियर हाई स्कूल का स्टूडेंट कहाँ पर है। तो आयरन टैंक बोलता है मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी पर्सन का शिकार करने के लिए गया था। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर चलते हुए कोई पर्सन आ रहा होता है जो कि असलियत में वही लड़का है जिसकी ये लोग बात कर रहे थे। और हम देखते हैं कि वो पर्सन इस वक्त काफी ज्यादा ब्लड में कवर होता है और वो हंसते हुए बुरा होता है मुझे माफ करना दोस्तों, क्या तुम लोगों ने मेरा बहुत ही ज्यादा इंतजार किया, मुझे लगता है शायद मैं कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका हूँ। तो वो बॉस बोलता है लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी। तो वो लड़का बोलता है अरे कुछ नहीं बॉस, ये पर्सन मुझे कुछ ज्यादा ही तंग कर रहा था तो मैंने इसका ऐसा हाल कर दिया। और हम देखते कि उसने चेन के साथ किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और हमें उस पर्सन की बॉडी को देखने से ही पता चल रहा होता है कि इस लड़के ने इस पर्सन को बहुत ही बुरे तरीके से टॉर्चर किया है। और इसी के साथ आयरन टैंक बोलता है मुझे लगता है तुम्हें लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, अगर तुम्हें इसे मारना था तो तुमने इसे डायरेक्ट किल क्यों नहीं कर दिया। तो वह सुनकर लड़का बोल रहा होता है वेल सच बात तो यही है कि मुझे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। और इसी के साथ वो पर्सन जिसे इस चेन से बांधा हुआ होता है वो चिल्लाते हुए बोला होता है आखिर तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझे इस तरह टॉर्चर क्यों कर रहे हो। तो ये सुनकर वो लड़का उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है इडियट तुम इतनी ज्यादा जल्दी कैसे बोल सकते हो, क्या तुम जानते हो तुमने मुझे परेशान कैसे किया है। तुम्हें हमारे स्कूल की टॉप रैंकिंग में आने की बहुत ही ज्यादा जल्दी थी, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे और तुम्हें लग रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर तुमने स्कूल में एक और बहुत ही बड़ी गलती कर दी और वो गलती ये थी कि तुमने मुझसे पंगा ले लिया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था बच्चे, अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के साथ वो लड़का इस पर्सन को यहीं पर किल कर देता है। और इसी के साथ उनका बॉस रोते हुए बोलता है बच्चे तुम तो सच में बहुत ही ज्यादा क्रूअल हो, अगर तुम किसी पर्सन को इस तरह से किल कैसे कर सकते हो। और इसी के साथ वो आयरन टैंक भी बोल रहा होता है ये पर्सन सच में बहुत ही बड़ा कमीना है, इसे लोगों को मारने से पहले उन्हें टॉर्चर करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। जिसके बाद वो लड़का बोलता है बॉस आपने हमें हमारे अगले प्लान के बारे में नहीं बताया, हमारा पहला प्लान तो फेल हो चुका था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने एक और प्लान बनाया हुआ होगा, तो बताइए आपका नेक्स्ट प्लान क्या है। तो वो बॉस बोल रहा होता है फिक्र मत करो, हमारा जो प्लान है उसे बहुत ही जल्द हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं और इस प्लान की शुरुआत हम लोग वॉरियर हाई स्कूल से करेंगे। तो ये बात सुनकर वो लड़की जिसका नाम हरन है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई होती है और वो कह रही होती है ये सुनने में तो काफी ज्यादा मजे का लग रहा है और लगता है इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं कि सभी लोग चलते हुए इस जगह से जा रहे होते हैं और वो बॉस बोल रहा होता है तुमने सही कहा, इस प्लान में इस बार बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और इस बार ये प्लान बिल्कुल भी फेल नहीं होगा।